हेलो स्टूडेंट। बेटा आज आपका 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आप फ्रांस की क्रांति हमें पढ़ना है, तो क्रांति का मतलब क्या होता है, फ्रांस रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है। देयर शुड नीड अ बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। एक 100-200 साल की या कुछ ना, मान लो भाई 100 साल की हो या कितने, एक लंबे पीरियड की हिस्ट्री होती है। एक लंबे पीरियड का मतलब क्या कह सकते हैं कि पुरानी प्रथा हो सकती है या पुराना सिस्टम हो सकता है, जिसके अगेंस्ट पूरी की पूरी जनता भड़क जाती है और उसको चेंज लाने की कोशिश करती है, उसमें एक नया चेंज लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो फ्रांस रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप रिवोल्ट कर रहे हो किसी पुराने सिस्टम के लिए या किसी पुराने गवर्नमेंट के लिए या किसी पुराने चीजों के लिए जो आप झेल नहीं पा रहे हो। मतलब कि आपने काफी लंबे समय से उसको महसूस किया है या उस लंबे समय से आपने उसको स्ट्रगल किया है, तो नाउ यू वांट अ चेंज इन दैट। ठीक है, यू डोंट वांट एनी मोर स्ट्रगल इन दैट। तो मतलब कि आप क्या करते हो, आप रिवोल्ट करते हो पुरानी चीजों के लिए। और जब मास रेवोल्यूशन होता है, मास रिवोल्ट होता है, इसी को रेवोल्यूशन कहा जाता है बेटा। ठीक है, हम फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन होता है तो वो किसी ना किसी ओल्ड सिस्टम के खिलाफ हुआ होगा। ठीक है, तो वो सिस्टम है क्या है, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, वहां की गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस सिस्टम को हमें क्या होना, पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वहां का सिस्टम क्या था, वहां की सोसाइटी क्या थी। ठीक है, तो उस सोसाइटी में ही एक पार्ट है बेटा फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम बेटा, इस सिस्टम ने खाली फ्रांस में ही नहीं, पूरे के पूरे यूरोप में मतलब पूरे के पूरे यूरोप में रहा है ये। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खाली फ्रांस में नहीं रहा, पूरे यूरोप में रहा है और इवन रशिया में भी रहा है। कहां पर रहा है, रशिया में। तो इस सिस्टम के हमें बारे में समझना होगा कि ये सिस्टम है क्या। ठीक है, बड़े बेसिक है, कोई इसमें ज्यादा कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है समझने के लिए। बस हमें थोड़ा सा एज्यूम करना होगा कि जैसे कि भारत में एक जमींदारी सिस्टम था। ठीक है, वैसा ही कुछ ये सिमिलर वैसा ही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सिमिलर नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं। अगर आप लोगों ने 8th क्लास में, 9th 7th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है तो यू मस्ट बी नोइंग लिटिल बिट अबाउट जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं जमींदारी सिस्टम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, हम फ्रांस के फ्यूडल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फ्यूडल सिस्टम होता क्या है, तो बेसिक आइडिया से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लो आई एम वेरी रिच पर्सन। ठीक है, मैं एक बहुत रिच पर्सन हूँ और मेरे पास खूब बहुत बड़ा लैंड एरिया है। तो मैं क्या करता हूँ, लैंड एरिया को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या करता हूँ, एक पीस ऑफ लैंड एक बंदे को दे देता हूँ। ठीक है, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जनता में बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जनता में बहुत ज्यादा है, वो नामी ग्रामी हस्ती है। ठीक है, ऑलरेडी उसका नाम बहुत है, ही इज अ नोबल पर्सन। ठीक है, लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक पीस ऑफ लैंड दे देता हूँ। अब उसके बदले मैं क्या चाहता हूँ कि वो मुझे मिलिट्री सर्विस दे या पॉलिटिकल सपोर्ट दे, इकोनॉमिकल सपोर्ट दे, जिस तरह का सपोर्ट मैं चाहता हूँ उससे वो सपोर्ट वो मुझे दे। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने से नीचे वाले लोगों को पीस ऑफ लैंड देगा। ठीक है, वो अपने से नीचे वाले लोगों को पीस ऑफ लैंड देगा, उनको क्या करेगा, बोलेगा कि भाई आप मुझे मिलिट्री सपोर्ट दो और मैं आपको पीस ऑफ लैंड देता हूँ। ठीक है, आप उसमें कुछ भी उगाए, लेकिन आपके उसके बदले मुझे मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। तो इस चीज को अगर बेसिक से समझें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकल के आता है। देखो, जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो क्या करता है, पीस ऑफ लैंड दे देता है नोबल्स को। नोबल्स, देखो बेटा, नोबल एक बहुत ऊंचे दर्जे का भी होता है और भाई लोकल्स में भी नोबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लोकल एरियाज में भी नोबल्स एग्जिस्ट करते हैं, लोकल सिटीज कह लो या लोकल डिस्ट्रिक्ट कह लो। ठीक है, तो नोबल एक होता है कि भाई जिसको पूरा देश जानता हो। ठीक है, एक वो नोबल होता है जिसको पूरा स्टेट जानता हो। ठीक है, भाई दूसरा स्टेट वाला ना जानता हो, नॉर्मल सी बात है। एक वो जो उसके नीचे हो, मतलब कि एक भाई डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो एक बंदा। ठीक है, तो ऐसे बंदों को नोबल्स कहा जाता है।
ही इज अ वेल एजुकेटेड, दे आर वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड। तो इन बंदों के पास किंग क्या देता था, लैंड देता था। अब ये जो पीस ऑफ लैंड आता था इनके पास, ये क्या करते थे, ये अपने से नीचे वाले लोगों को देते। मतलब एक और बात है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। क्या है कि यहाँ पर वर्ड की जो वोकैबुलरी है, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड की वोकैबुलरी यूज होती थी थोड़ा सा अलग यूज होती थी। इनको क्या बोला जाता था, मतलब कि इनको बोला जाता था, मतलब जो भाई किंग ने इनको लैंड दिया नोबल्स को, तो इनको बोला जाता था टेनेंट्स इन चीफ, टेनेंट्स इन चीफ, ठीक है, टेनेंट्स इन चीफ बोला जाता था। कई बार ओवरलॉर्ड बोल दिया जाता था बेटा, ओवरलॉर्ड, कई बार लॉर्ड ही बोल दिया जाता था, ठीक है, और ज्यादातर तो ओवरलॉर्ड बोला जाता था, ठीक है। लॉर्ड मतलब इसके नीचे जो आते थे। ये किनको देता था, इनको बेटा कई बार नाइट्स एंड चीफ बोला जाता था, नाइट्स एंड वेसल, नाइट्स एंड वेसल्स, लॉर्ड, लेसर लॉर्ड, ठीक है, ऐसे करके भी बोला जाता था बेटा। देखो आप इस बारे में समझेंगे नाइट्स एंड वेसल है क्या। ये बंदे जो टेनेंट्स एंड चीफ है या नोबेलिटी में जो हाईएस्ट हायरार्की में है, वो जब पीस ऑफ लैंड इनको देते थे तो इनसे क्या चाहते थे, इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भाई तुम मुझे क्या दो, अब मिलिट्री सर्विस दो, ठीक है, आप एक मिलिट्री मेंटेन करें। नाइट्स से बोला जाता है, घुड़सवार योद्धा को बोला जाता है, कैवेलरी भी बोला जाता है, ठीक है, तो नाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, घुड़सवार योद्धा या इन्फेंट्री, जो वैसे मिलिट्री सर्विस किसको देते थे, टेनेंट्स एंड चीफ को। टेनेंट्स एंड चीफ इनसे इस सर्विस को कहां यूज करता था, किंग के लिए, किंग के आदेश पर इनको ये यूज करता था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी हो जाता था, ठीक है। अब देखो नाइट्स एंड वेसल क्या करते थे, भाई खुद तो मिलिट्री में नहीं जाएंगे ना, वो क्या करेंगे, मिलिट्री बनाएंगे। दे हैव अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, एक छोटी पोजीशन नहीं होती थी बेटा, ये काफी अच्छी पोजीशन होती थी, ठीक है। दे हैव अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, और ये बहुत बड़ा सा इनके पास कासल भी होता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अब इनके पास पीस ऑफ लैंड है, ये लोग मिलिट्री के लिए रिक्रूट करते थे लोगों को, उनको पेड करते थे, उनसे सर्विस लेते थे, ठीक है। अब देखो दो तरह की मिलिट्री एग्जिस्ट करती थी, एक जो डायरेक्ट कंट्रोल इन किंग है, एक जो डायरेक्ट कंट्रोल इन किंग है, और एक जो भाई इनके पास एक्चुअली एक्स्ट्रा रहती थी कि इन वॉर सिचुएशन या इवन इन इमरजेंसी सिचुएशन में ये लोग उसको भेज देंगे, किसके आदेश पर, टेनेंट्स एंड चीफ, या फिर वही किंग इनको बोलेगा और ये इनको बोलेंगे। तो देखो दो तरह की मिलिट्री एग्जिस्ट करती थी। अब इनके पास जो पीस ऑफ लैंड है, ये कहा जाता था, ये बेटा कुछ पीजेंट्स को भी देते थे, पीजेंट्स, भाई कुछ पीजेंट्स को भी देते थे। और ये देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पीजेंट्स के पास ही ये लैंड आता था, नहीं, कुछ के पास आता था, ठीक है। बाकी ये क्या करवाता था, अपने फार्म में काम करवाता था लोगों से, मतलब जो एक वो पीजेंट्स और फार्मर्स थे जिनके पास कुछ भी पीस ऑफ लैंड नहीं होता था, वो कहाँ काम करते थे, या तो बेटा वो इस पीजेंट्स के पास काम करेंगे अगर पीस ऑफ लैंड बहुत बड़ा है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली इसके अंदर काम करता था। वो कहाँ काम करेंगे, यहाँ पर लेसर लॉर्ड के नीचे, ठीक है। तो इस पावर को आप समझ रहे होंगे कि टॉप मोस्ट में पावर किसके पास है, किंग, ही ओन्स एवरीथिंग, he owns everything, he owns the whole country, उसके पास कंट्री है पूरी की पूरी। अब देखो अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करता था, इनका यूज करता था। अब इस ट्रायंगल से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो ये ट्रायंगल क्या है, ये पावर को बताता है कि टॉप मोस्ट में सबसे मोस्ट पावरफुल होगा, नीचे सबसे लीस्ट पावरफुल होगा, क्या होगा, लीस्ट पावरफुल होगा बेटा। तो सबसे टॉप में कौन आएगा, ऑफ कोर्स किंग आएगा। मैंने फिर बताया नोबल्स, जिनको टेनेंट्स एंड चीफ भी बोला जाता था, है ना। अब उनके नीचे कौन आते थे, नाइट्स एंड वेसल्स, नाइट्स एंड वेसल जो लेसर लॉर्ड होते थे बेटा। अब उसके नीचे जो फार्मर्स और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स भी बोल दो भाई, मर्चेंट थोड़े से अच्छी खासी स्टेटस होता था इनका, पुअर नहीं होते थे, मिडिल क्लास हो जाती थी एक किस्म से, ठीक है। तो मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, इनके पास भी पीस ऑफ लैंड आता था। अब सबसे नीचे आते थे भाई पीजेंट्स, बहुत रेयर चांस है कि इनके पास लैंड हो, बहुत रेयर चांस है, ठीक है, लेकिन जो यहां पर थे इनके पास होता था भाई। अब यहां पर इनका काम क्या था, दे वर्क फॉर फार्मर्स एंड गेट पेड फॉर दैट।
ये फार्मर के अंदर काम करते थे और पे होता था, या डायरेक्ट नाइट के अंदर काम करें, मतलब कि लेसर लॉर्ड के अंदर काम करें बेटा, ठीक है। अब मर्चेंट्स एंड फार्मर का काम क्या होता है, दे वर्क फॉर एम्पायर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स फूड एंड गेट पेड फॉर दैट। ये लोग क्या करते थे, जितना भी उगाते थे या जितना भी करवाते काम करते थे उसका कहां पर देते थे भाई, आगे एम्पायर के लिए प्रोवाइड कराते थे। तो ये जो आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, यहाँ पर तो पीस ऑफ लैंड का नाम नहीं दिया गया, लेकिन इनको डायरेक्टली टेनेंट्स एंड चीफ बोला गया, ठीक है। यहाँ पर जब पीस ऑफ लैंड जिनको मिलता था नाइट्स एंड वेसल्स को, इसको बेटा फिफ्थ बोला जाता था, FIFE फिफ्थ बोला जाता था। पीस ऑफ लैंड को नाइट्स एंड वेसल के पास जो पीस ऑफ लैंड मिलता था उसे फिफ्थ बोला जाता था, ठीक है। तो यह आपको बेटा ये फ्यूडल सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है, होप ये समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, दिस सिस्टम इज सिंपली ग्रांटिंग लैंड एंड रिटर्न मिलिट्री सर्विस एंड अदर पॉलिटिकल सर्विस। एक लैंड के बदले देखिए आप सारे सर्विसेज ले रहे हो, आप पॉलिटिकल सपोर्ट ले रहे हो, इकोनॉमिकल सपोर्ट ले रहे हो, मिलिट्री सपोर्ट ले रहे हो, सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बेटा देखिए आपका क्या था कि जो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो हमें जानना होगा कि भाई किंग कौन था उस वक्त, ठीक है। ऐसी क्या दिक्कत आ गई, इस फ्यूडल सिस्टम के कारण भी ज्यादातर लोगों को भाई दिक्कतें झेलनी पड़ी, ठीक है। तो बेटा उस वक्त क्या था, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लुइस 16 was the king of France. Who was the king? King was Louis 16. Louis 16 was the king of France at that point of time. ठीक है। उसके समय क्या था कि जब इसने भाई अपने भाई जैसे ही इसने राजा जैसे ये वहां का राजा बना, ये एक फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे कि हम भाई हमने मुगल्स पढ़े हैं ना, है ना, मुगल एम्पायर पढ़ा। तो भाई जैसे कि भाई जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, ये क्या है, मुगल शासक रहे, मुगल शासक रहे, ठीक है। तो बेटा ये वैसे भी ये भी किसी फैमिली से बिलोंग करता था जिसका नाम है बुर्बन किंगडम, ठीक है। बुर्बन डायनेस्टी बोला जाता था उसे, बुर्बन डायनेस्टी, ठीक है। या डायनेस्टी नाम लिख के इसको फैमिली लिख लो। ये किससे बिलोंग करता था बेटा, बुर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो लुइस 16 किस फैमिली से बिलोंग करता था, बुर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ये जब राजा बना, ये राजा कब बना, ये 1774 में राजा बना, 1774 में ये राजा बना। और जब ये राजा बना तो ऑफ कोर्स सी बात है इसने मैरिज की होगी, किससे मैरिज करी, या राजा बनने से पहले मैरिज कर ली हो, ठीक है। लेकिन इसने मैरिज करी किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, क्या नाम था उसका, मैरी एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी। He married to an Austrian princess मैरी एंटोनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये राजा बनता है ये देखता है कि उसका ट्रेजर एकदम एम्प्टी है, उसका जो खजाना है भाई जो इसके पास होना चाहिए वो एकदम खाली है। ऐसा क्यों, ऐसा होने के कई कारण थे बेटा। क्या कारण थे, पहले बात तो जो इसका कोर्ट था, कोर्ट मतलब जो इसका दरबार था वो बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ जीता था, मतलब कि बहुत डेली पार्टी होती थी, डेली एकदम शाही खाना होता था, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ होती थी, एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ और एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट, मतलब यहां पर इतना खर्चा होता था ना जितना कि सोच भी नहीं सकते हम। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट था बेटा, बेटा इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉर भी थी, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स राजा है तो लड़ाई के भी इतिहास होगा, ठीक है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉर, और मेनली इसका दुश्मन कौन था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन। इसका दुश्मन कौन था बेटा, ब्रिटेन था। हम जानते हैं कि ब्रिटेन ने कई कॉलोनीज बना रखी थी। तो बेटा आपको ना पता हो शायद ब्रिटेन ने उस वक्त अमेरिका को भी कॉलोनी बना हुआ था, अमेरिका,
वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। अब ये लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉर कैसे थी? जब लुईस 16 किंग बना तो इसने क्या किया, देखो ये ऑलरेडी इसके पास पैसा तो खाली हो चुका था, लेकिन इसने भी बहुत ज्यादा खर्चा किया बेटा। इसने खर्चा किया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका को किससे आजाद करवाया? ब्रिटेन से। अमेरिका को किससे आजाद करवाया? ब्रिटेन से। तो इस प्रकार से जब भाई खर्चा, भाई देखो आजादी ऐसे ही नहीं मिलती, इसकी 13 कॉलोनीज थी बेटा। ये अमेरिकन 13 कॉलोनीज थी, इन सबको आजाद करवाया। हेल्प करी अमेरिका की। कैसे हेल्प करी? आर्मर एमिनिशन में देने में, मतलब गोला बारूद देना। ऐसे फ्री में तो नहीं बनता ना, लेबर लगाना पड़ता है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है, बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है फूड सप्लाई देने में। तो ये सब क्या था कि ब्रिटेन के अगेंस्ट इस वॉर हिस्ट्री में इसका काफी सारा पैसा खर्च होता है, काफी पैसा खर्च होता है बेटा, ठीक है। और ये तकरीबन तकरीबन कितना हो जाता है? 2 बिलियन लाइवर्स। बेटा लाइवर्स वहां की करेंसी का नाम है, जैसे कि भारत में रुपया करेंसी का नाम है ना, फ्रांस में लाइवर्स करेंसी का नाम है। और ये कितना हो गया था बेटा? 2 बिलियन लाइवर्स वहां पर कर्जा हो चुका था। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर 2 बिलियन लाइवर्स का कर्जा था। ये पैसा कहां से आया होगा? ऑफ कोर्स रिच पर्सन से आया होगा, लैंडलॉर्ड से आया होगा, है ना। फिर जो मर्चेंट ट्रेडर्स हैं भाई, जो बैंक हैं वहां के, उन्होंने पैसा दिया होगा। अब देखो ये जो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, ये आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी बातों में ये बता रहा हूं। तो देखो 2 बिलियन लाइवर्स का वहां पर कर्जा हो चुका, ठीक है। अब क्या है कि वहां के जो बैंक्स हैं, बैंक्स कह लो, लॉर्ड कह लो, रिच रिच पर्सन कह लो, ठीक है, मर्चेंट्स कह लो, ट्रेडर्स कह लो, भाई पैसा तो इन्हीं के पास होगा, पैसा तो इन्हीं के पास था ना। ये लोग क्या करने लगे? 10% इंटरेस्ट रेट लेने लगे। 10% के इंटरेस्ट, अपना इन्होंने जितना पैसा दिया था ना उस पे अब 10% लेने लगे। वाह, सोचने की बात है। 10% जो पहले कल कुछ नहीं था, मतलब आप 10% हो गए सीधा, ठीक है। और क्या कारण थे? अब देखो जब ये 10% हुआ, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इंक्रीज हो गया, सीधी सी बात है वहां की जो नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विसेज क्या होंगी? नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विसेज, वहां का जो नॉर्मल कोर्ट है, भाई देखो मिलिट्री को भी सैलरी चाहिए, जो राजा के डायरेक्ट अंडर आती है उसको सैलरी कहां से मिलेगी? उसको तो राजा ही देगा, है ना। भाई वहां की मिलिट्री है, मिलिट्री को पे करना है, ठीक है। किसको पे करना है? मिलिट्री को पे करना है, मिनिस्टर्स को पे करना है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पे करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को पे करना है। भाई जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसके लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा भी उनके पास अब कम पड़ रहा था। गवर्नमेंट जितना भी बजट बनाती ना बेटा, वहां की गवर्नमेंट जितना भी बजट बनाती उसका ज्यादातर पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था, इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था ज्यादा पैसा बेटा। अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पैसा वहां पर खत्म हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया? लुईस 16 महाराज जी ने, लुईस 16 जी ने क्या किया? टैक्स इंक्रीज किया, टैक्स इंक्रीज किया, ठीक है। यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं कि अब लुईस 16 ने टैक्स इंक्रीज किया, वहां की गवर्नमेंट ज्यादातर पे तो अपना इंटरेस्ट कर रही थी, पैसा है नहीं उनके पास, पैसा कहां से आएगा, ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब जब वहां के रेगुलर एक्सपेंसेस भी उनको, भाई रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए पैसा उनके पास नहीं था, ठीक है। तो यहां से देखते हैं और क्या क्या है। एक और चीज समझो बेटा, मैंने आपको वो फ्यूडल सिस्टम तो बताया ही है, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम तो बताया ही है। एक और चीज समझने की जरूरत है, वहां की पूरी सोसाइटी बेटा 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी। एक फ्यूडल सिस्टम है, वो तो बेटा एक तो लैंड के बदले सर्विस लेने का सिस्टम है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहां की पूरी सोसाइटी बेटा 3 भागों में डिवाइडेड थी। टॉप मोस्ट आती थी बेटा क्लर्की, ठीक है, नोबैलिटी,
और फिर यहाँ पर आते थे पीजेंट्स, फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोर्ट वाले, कोर्ट पर्सन। ठीक है भाई, देखो वहां की सोसाइटी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इन तीन में डिवाइड थी। और ज्यादातर टैक्स कौन पे करता था? सारा का सारा टैक्स, ज्यादातर नहीं बेटा, सारा का सारा टैक्स ये लोग पे करते थे, थर्ड स्टेट वाले। थर्ड स्टेट वाले टैक्स पे करते थे बेटा, किंग को पे करते थे, ठीक है, यहां पे करते थे और यहां भी पे करते थे, क्लर्की को भी पे करते थे। अब ये क्लर्की कौन है? ये क्लर्की बेटा वहां के चर्च के लोगों को बोला जाता है। फ्रांस नहीं, फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप में चर्च का एक अच्छा खासा दबदबा रहा है बेटा। चर्च के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहां के रूलर्स काम करते थे, ठीक है। तो चर्च एक अच्छी खासी पावरफुल पोजीशन में रहता था। क्लर्की लोग क्या करते थे, एक टैक्स का हिस्सा अपने आप को भी मतलब खुद भी लेते थे और राजा को भी दे देना पड़ता था। मतलब क्लर्की को नहीं, मैं क्लर्की को नहीं कह रहा, लेकिन इन पीजेंट्स एंड फार्मर्स को किंग को भी देना पड़ता था, जो इनके टॉप में है, ठीक है, किंग को भी देना पड़ता था, ठीक है, और क्लर्की को भी देना पड़ता था। और ऑफकोर्स सी बात है, जब ये नोबेलिटी के अंडर काम करते थे, मैंने बताया था नोबल पीपल कंट्री लेवल का भी होता है, स्टेट लेवल का भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है, उनके अंडर ये लोग काम करते थे, ठीक है। और ये लोग यहाँ पर भी नोबल पीपल एग्जिस्ट करते थे बेटा, ऐसे नहीं है, लेकिन ये टॉप मोस्ट वाले थे, सबसे टॉप हायरार्की में थे, जो डायरेक्ट किंग के अंडर आते थे एक किस्म से। किसके अंडर बेटा? किंग के अंदर। तो ये लोग, कितनी पॉपुलेशन थी बेटा? ये 95 to 98% पॉपुलेशन थी, ये खाली ये 95 to 98% पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर पीस ऑफ लैंड ज्यादातर किसके पास था? मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं एक बार थोड़ा, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, वहां की सोसाइटी किन भागों में डिवाइड थी? 3 भागों में डिवाइड थी। कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट करता था? फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। इन 3 भागों में सबसे ज्यादा पे कौन करता था टैक्स? पीजेंट्स फार्मर्स करते थे, नोबेलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें आते थे बेटा, कोर्ट पर्सन इसमें आते थे, जजेस वगैरह भी इसमें आते थे, सोचने की बात है, ठीक है। जो गवर्नमेंट में, वही गवर्नमेंट जॉब जिसकी है, जो लोअर लेवल पे काम करता है, वो कौन इसमें आता था, ठीक है। मर्चेंट ट्रेडर इसमें आते थे बेटा, जितने भी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, फार्मर्स लो लेवल के थे, वो भी इसमें आते थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। लेट्स गो अहेड। अब देखो एक और चीज थी वहां पर, जो फर्स्ट स्टेट है एंड सेकंड, इनको मतलब बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, कुछ स्पेशल अधिकार, जिसे कहा सकता है ना कि स्पेशल स्टेटस। सेकंड स्टेट, देखो आप क्लर्की वाले भी भाई, जो डजंट मैटर, आप इस घर में इस स्टेट में पैदा हुए हो ना, आप इस स्टेट में पैदा हुए हो, तो आपको ऑटोमेटिकली बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। आप फर्स्ट स्टेट में पैदा हो गए, यू डायरेक्टली गेट द प्रिविलेजेस। तो बाय बर्थ प्रिविलेजेस भी वहां थे, ठीक है। देखो पहली बात तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स के एग्जाम, मतलब टैक्स तो पे ही नहीं करते थे, दे आर आउट ऑफ टैक्स, नो टैक्स, ठीक है। थर्ड स्टेट ही खाली टैक्स पे करता था बेटा, सारा का सारा टैक्स, सारा का सारा काम, सारा का सारा, भाई मिलिट्री सर्विस में भी जाना तो वो भी थर्ड स्टेट से ही बंदे जाते थे, कहीं ऊपर से नहीं जाते थे वो, ठीक है। तो ये लोग कौन थे? थर्ड स्टेट थे, जो पूरे के पूरे कंट्री को रन कर रहे थे किसी से। अब आगे देखते हैं, अब वहां पर थोड़े टैक्सों के नाम जान लेते हैं कि क्या क्या टैक्स थे वहां पर। बेटा देखो 2-3 तरह के टैक्स थे, एक होता था डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ये दो ही तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है बेटा टैली, एंड इनडायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है बेटा
33। वहां दो तरह के टैक्स थे, डायरेक्ट जो स्टेट को जाता था, ठीक है, इनडायरेक्ट ये चर्च को जाता था, क्लर्की को इनडायरेक्टली, ठीक है, चर्च के पास जाता था इनडायरेक्ट टैक्स, ये जाता था स्टेट को। और फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, कौन से, वो जो सॉल्ट, टबैको और बाकी की जो नॉर्मल लाइफ की जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स मतलब जो और भी भाई गुड्स होती हैं, उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये टैक्स का कुछ सिस्टम था वहां पर, ठीक है। देखो क्लर्की के पास भी टैक्स जाता था, ठीक है, किंग के पास भी टैक्स जाता था, बाकी चीजों पे भी टैक्स देते थे, कितने तरह के टैक्स वो लोग इनडायरेक्टली पे कर देते थे, बस का क्या होगा, ठीक है। यहां से आपको टैक्स का सिस्टम समझ आ गया, ठीक है। लैंड का देखो, वहां पर जो 60% पॉपुलेशन बेटा वहां की, मतलब मान लो अगर मैं ये कहूं कि ये थर्ड स्टेट है, ठीक है, इस थर्ड स्टेट के पास कितना पीस ऑफ लैंड आता था बेटा, 40%। मतलब कि अगर इसको मैं 100% मानता हूँ, ठीक है, तो इसमें 40% जो पीजेंट्स थे ना, उनके पास ही लैंड होता था, लेकिन 60% लोग सिर्फ काम करते थे इनके अंडर या फिर हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता था, वहां इस तरीके का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था। आपको लैंड भी समझ में आ गया, टैक्स भी समझ में आ गया, कौन टैक्स पे करते थे, कौन टैक्स पे नहीं करते थे, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो जितना भी वही उसका ट्रेजर खत्म हुआ किंग का, उसकी नॉर्मल सर्विसेज नहीं चल पा रही है, उसका बर्डन किस पे आएगा, डायरेक्टली थर्ड स्टेट। देखो मतलब वो लोग मजबूर थे काम करने के लिए, किसके, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको काम करना पड़ता था कई बार, ठीक है, किसके अंडर, क्लर्की के अंडर काम करना पड़ जाता था, सेकंड स्टेट के अंडर, या फिर यही लोग, ये जो 60% है इनको इनके अंडर फ्री काम करना पड़ जाता था, ठीक है। तो क्या होता था, सारा का सारा टैक्स बर्डन थर्ड स्टेट पर था, सारा का सारा, ठीक है। और देखो ऐसी बात तो है नहीं कि क्लर्की के पास जमीन नहीं होगी बेटा, इसके पास भी बहुत अच्छी खासी जमीन होती थी, ठीक है। मई किंग इसको भी एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड देता था, क्लर्की इसको, ठीक है, और ये लोग भी मेंटेन रखते थे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, इन 60% में से लोग यहाँ पर भी इनके अंडर काम करते थे, और यहाँ पर भी वो लोग मतलब मजदूरों की तरह लगे रहते थे, ठीक है। इनको रोड बिल्डिंग्स, ठीक है, फार्मलैंड्स, इन जगहों पे भाई देखो, मेरी मर्जी हो कि मैं यहाँ काम करूं या ना करूं, ठीक है, लेकिन इनको करना पड़ता था, अदरवाइज हाउ दे विल गेट पेड। एक तो इनको जो सैलरी मिलती थी, या तो इन 40% से मिलती थी या हायर क्लासेस से मिलती थी, लेकिन उसको भी ये कितनी तरह के टैक्सेस में पे कर देते थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना। तो यहां से आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज, एक टॉपिक और समझना है हमें। तो बेटा ये आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी का ये सारा का सारा टॉपिक था। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उनको पॉइंट में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अभी वहां पर एक और सिचुएशन समझाने जा रहा हूं, ठीक है, कि ये जो चीज है, अब जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण और सिचुएशन खराब कैसे हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो एक नया टॉपिक आपकी बुक में, द स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था बेटा जीने के लिए। ऐसा क्यों? पहला कारण क्या था? राइज इन पॉपुलेशन। 1715 में ये पॉपुलेशन 23 थी, 23 मिलियन थी। 1789 में ये हो गई 28 मिलियन। कितनी हो गई? 28 मिलियन बेटा, ठीक है। तो पहला कारण क्या था? पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या होगा बेटा? राइज इन डिमांड।
वहां की बेसिक फूड कौन था, मतलब वहां का बेसिक फूड क्या था बेटा, बेसिक फूड था ब्रेड। बेटा डिमांड तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेकिन लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या था, लो ही था। डिमांड और जो सप्लाई का वो होता है ना बेटा चेन, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी बेटा, सप्लाई डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए क्या होगा, जो वहां की बेसिक फूड है, वहां का जो बेसिक फूड है, इसका क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज कर गया। भाई ये प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन क्यों था, एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी नहीं इतनी, ठीक है, दूसरा बेटा पॉइंट क्या था, बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट और यू कैन से ड्रॉट, सूखा। इन चीजों ने वहां की चीजों को, मतलब वहां पर जो चीजें उगती थी उनका प्रोडक्शन लो कर दिया। मतलब कि वहां गेहूं जो होता है, ब्रेड गेहूं से ही बनता है, गेहूं भी नहीं उग पा रहा था। गेहूं देखो, एक तो ऑलरेडी डिमांड ज्यादा हो रही थी, 23 से 28 मिलियन हो गई है पॉपुलेशन, 5 मिलियन पॉपुलेशन को खाना खिलाना एक नॉर्मल बात नहीं है बेटा। डेली का कंजप्शन कई लाख टन में होता है, ठीक है। यहाँ पर डिमांड नहीं हो पा रही, डिमांड तो थी लेकिन ब्रेड की सप्लाई उतनी नहीं थी, प्राइस इतने ज्यादा हो गए कि बेटा जो नॉर्मल लोग थे, जो पीजेंट्स के अंडर काम करते थे, पुअर फार्मर्स, ये तो खरीद भी नहीं पाएंगे इनको, दे आर नॉट एबल टू परचेज इवन अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लोगों को एक क्या कहते हैं ना कि मतलब एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आ चुका था। सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे कहा जाता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, बेसिक नीड भी पूरी ना कर पाए स्टेट आपकी, ठीक है, आपका जो आपकी कंट्री अगर आपकी बेसिक खाने पीने की भी नीड पूरी ना कर पाए, कहते हैं कि दाल चावल भी आपको नहीं खा पाओ, ठीक है, या दाल रोटी भी नहीं खा पाओ अपने मतलब दिन भर में, तो आप क्या हो गए भाई, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया उस कंट्री में। बेसिक चीजें नहीं आपको मिल पा रही है, आपको सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे, हाँ इसे क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस, इसे क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस। बेसिक नीड आप पूरी नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि वहां स्ट्रगल टू सर्वाइव क्यों हो रहा था, ऐसे क्या कारण थे कि वहां लोग स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव के लिए, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, और वहां की कंडीशन कैसे हो चुकी थी, ठीक है। टैक्स इंक्रीज होने वाला था। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन के कुछ ही, हम फ्रांस के रेवोल्यूशन से कुछ ही दूर बाकी है, ठीक है। अब विल स्टडी नेक्स्ट हाउ द फ्रांस इज गोइंग टू चेंज इवॉल्व, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप इन सबको पॉइंट्स में नोट डाउन कर लें या आप इन सबको चीजों को लिख लें, तो आपके लिए बेटर होगा बेटा, ठीक है। और तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।